हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका आईसीआई की तरफ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आ चुका है। और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप बेहतर बोलोगे या बैड बोलोगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग ने अपना एग्ज़ाम्स फाउंडेशन लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं पास किया है। हालांकि फाइनल का जो रिजल्ट है यह कंपैरेटिवली बेहतर है। मैं इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, सो लास्ट तक पहले इस बातों को समझो। और हम लोग करने वाले हैं पहले इसमें अपना रिजल्ट जो है इसका डिटेल एनालिसिस, एंड एनालिसिस के बाद मैं आपको बताऊंगा फर्दर आपको कैसे आगे बढ़ना है इस रिजल्ट के बाद। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे लोग नहीं एग्ज़ाम्स अपना क्लियर कर पाए हैं उनके लिए मेनली ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम्स अपना नहीं क्लियर कर पाए हो किसी भी रीजन से, रीजन्स बहुत सारे हैं, टेस्ट है, आपने पढ़ाई भी किया उसके बावजूद भी नहीं हो पाया, फिर भी आप इसमें अपना 10 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करो और फिर आपको बहुत अच्छा रीस्टार्ट मिलने वाला है इसके बाद। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी फाउंडेशन का जो सितंबर 2025 का जो रिज़ल्ट है इसमें आप देख पा रहे हैं। रिज़ल्ट में टोटल मेल कैंडिडेट लोगों ने 51,120 स्टूडेंट लोगों ने अपना एग्जाम्स अपीयर किया था, जिसमें से 8,046 स्टूडेंट लोगों ने पास किया है, जिनका परसेंटेज 15.74% है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट टोटल 47,707 कैंडिडेट लोगों ने अपीयर किया था, जिसमें से 6,563 स्टूडेंट लोगों ने अपने एग्जाम्स पास किया, जो कि परसेंटेज 13.76% है। और टोटल स्टूडेंट 98,827 है, जिसमें से ओनली 14,609 स्टूडेंट लोगों ने अपना एग्जाम्स क्लियर किया है। ये सर किसी पार्टिकुलर शहर का नहीं है, ये पूरे भारत का, पूरे इंडिया का ये रिजल्ट है, जिसमें से ओनली 14.78% स्टूडेंट लोगों ने अपना एग्जाम्स सीए फाउंडेशन का पास किया है, जो कि 15% से भी बिलो है। ठीक है, तो अभी इंस्टीट्यूट का, और फिर मैं सीधे आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, सर इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट दिखा दो, मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ सीए फाइनल का रिजल्ट पे। सीए फाइनल का रिजल्ट आप देख लो बच्चे। सीए फाइनल में स्टूडेंट लोगों का पास होने का परसेंटेज, जहाँ पर पहले 4-5%, 8% रिजल्ट हुआ करता था, वहाँ पर रिजल्ट जो है ये देखो, ग्रुप 1 में, सीए फाइनल के ग्रुप 1 में 24.66%, मतलब नियर अबाउट 25% स्टूडेंट लोगों ने अपना एग्जाम्स पास किया है। और ग्रुप टू में 25.26 प्लस 25% रिजल्ट हुआ है, और ओवरऑल ये 16.23%। तो आईसीआई का ये एक बहुत ही गुड स्टेप है कि जहाँ पर फाइनल लेवल पे स्टूडेंट लोगों को पास कराया जा रहा है। इनको मतलब अपना वजूद मिल रहा है स्टूडेंट्स लोगों को कि हाँ भाई, हमने मेहनत किया है, पिछले 3-4 साल से हम लगे हुए हैं इसमें, तो अब हमारा ये फल पाने का समय है, और इंस्टीट्यूट उनको उनके मनचाहा फल यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट सर, लेकिन रिजल्ट तो फिर भी 25% है भैया, अब क्या 80% रिजल्ट थोड़ी ना करेगा। सीए का एग्जाम से प्रोफेशनल कोर्स है, जहाँ पर बच्चे लोग 5%, 8%, 6% पास होते थे, वहाँ पर इंस्टीट्यूट इतना बड़ा रिजल्ट दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है सर फाउंडेशन में। लेकिन पहले तो जब हम लोगों ने सुना था, पहले 30% रिजल्ट हो जाते थे, 28%, 29%, 30% रिजल्ट हो जाते थे सीए फाउंडेशन में। हाँ, ऐसा होता था जून 2024 से पहले, जब ओल्ड सिलेबस हुआ करता था। न्यू सिलेबस में रिजल्ट हमेशा कम हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज टारगेटिंग कि आपको फाउंडेशन लेवल पे, भाई जिनको, जो लोग कर सकते हैं, जो सीए करने वाले स्टूडेंट हैं, जो सीए मटेरियल्स हैं, वैसे लोग ही अब सीए के कोर्स में आगे बढ़ेंगे, वैसे लोग ही इंटरमीडिएट स्टेज में जाएंगे, और वैसे ही लोग जो है ये फाइनल स्टेज में जाएंगे। तो इनको पहले ही बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहा है कि भाई आप समझ लो, अगर आप 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में नहीं पास कर रहे हो सीए फाउंडेशन, तो आप समझ लो कि भाई ये आगे आपके लिए मुश्किल बनने वाला है। इसके लिए इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हमें बस अच्छे बच्चे चाहिए जिनको हम आगे लेके जाएंगे, सीए बनाएंगे, तो ये रिजल्ट को कम कर रहा है। लेकिन ये नहीं है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन आपको क्या कमी रह जाता है जिसके वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे, ये एक मतलब कड़वा सच है, कड़वा सच है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि जो 100 बच्चे पढ़ते हैं ना सीए के फाउंडेशन लेवल पे, उसमें से 50% बच्चे जो होते हैं ना, 50% कम से कम जो बच्चे होते हैं, 40 से 50% बच्चे होते ही हैं जो सीए पढ़ने का उनका इंटेंशन नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से सीए कोर्स में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से परसेंटेज बढ़ता है, फिर उनमें से सेलेक्ट होकर बच्चे आगे पास होकर के जाते हैं। तो ये 14.78% रिजल्ट है। और आप देख लो यहाँ पर बच्चे,
यहाँ पर आपका सीए इंटरमीडिएट लेवल पे जो रिजल्ट है ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 में डायरेक्ट एंट्री में बहुत सारे बच्चे आते हैं आजकल। 93,074 स्टूडेंट लोगों ने पूरे इंडिया में एग्जाम्स दिया था, लगभग फाउंडेशन से 4-5 हज़ार कम है ये बच्चे, और इनका परसेंटेज है 9.43% ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में जो लोगों ने ग्रुप 1 अपना क्लियर कर लिया था, ग्रुप 1 सीधा 3 टाइम्स ज़्यादा, यहाँ पे देखो 3 टाइम्स ज़्यादा ये रिजल्ट हुआ है ग्रुप 2 में। क्योंकि अगर ग्रुप 1 बच्चे निकाल चुके हैं, उनमें इंस्टीट्यूट को दिख रहा है कि ये स्कोप है इन बच्चों में, कॉपी सही लिख रहे हैं आगे, तो उन लोगों को प्रमोट करते हुए, ऐसा नहीं कि आपने लिखा नहीं है फिर आपको प्रमोट कर दिया, आप ग्रुप 1 पहले से पास थे तो ग्रुप 2 में आपको निकाल दिया। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो लोग लिखते हैं एग्जाम्स में, जो लोग मेहनत करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, उनको ही इंस्टीट्यूट निकाल रहा है। तो आपको कमियों को ठीक करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और बोथ ग्रुप में जो बच्चे रैंक लाते हैं, दोनों ग्रुप एक अटैम्प्ट में निकालते हैं, इसमें आपके 10% अप्रॉक्सीमेट आपके रिजल्ट हुए। तो ये आपका पूरा रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस था। लेकिन अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करता हूँ कि जो कैंडिडेट लोगों ने अपना एग्ज़ाम्स दिया, पूरे मन से पढ़ाई किया, पूरा कोशिश किया, लेकिन फिर भी अपना एग्ज़ाम नहीं पास कर सके। और कुछ बच्चे ऐसे भी कैटेगरी में हैं जिन लोगों ने पहले ही सिलेक्टिव स्टडी कर रखा है। सिलेक्टिव स्टडी कि कुछ चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है पढ़ लेते हैं, कुछ 1-2 साल के पेपर पढ़ लेते हैं और फिर एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं। इस बार बैठ के देखते हैं, हो गया तो ठीक है, एक बार ट्रायल करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आने में अब आपका रिजल्ट और फिर आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट का जो एग्ज़ाम्स के बीच ये गैप होता है, ये मात्र आपका 60-70-75 डेज का गैप होता है, इससे ज़्यादा का गैप नहीं होता है। तो अगेन आप जो फर्स्ट बार में जिस सिचुएशन पे खड़े थे, अगेन नेक्स्ट बार में भी आप उसी सिचुएशन पे जाकर के खड़े हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से अब हमें रीस्टार्ट करके जाना है। सर 2 अटेम्प्ट हो गया, क्या हम कोर्स को क्विट कर दें? क्या कोर्स को क्विट कर दें? क्विट करने के बारे में तो मत सोचना, पहले तो बिल्कुल नहीं सोचना है इसके बारे में। आप देखो कि क्या हमने गलती किया है, क्या हमारे से गलती हुआ है जिसके वजह से हमें ये दिक्कत आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। अब रिजल्ट तो आ गया है सर, बार बार हमने 2-3 बार रिजल्ट देखा, इस बार हमारा रिजल्ट कैसे खराब हो गया? 2-3 बार रिजल्ट देखा, बार बार देखा, फिर भी रिजल्ट खराब हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इस सदमे से, सदमा नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक दुख, जो तकलीफ है, ऑब्वियसली सबको होता है जब मतलब आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको इस अनसक्सेसफुल सिचुएशन से सबसे पहले इस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब तो रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट हमने देख लिया है, रिजल्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो हमें कैसे इससे उबरना है, कैसे आगे बढ़ना और कैसे दोबारा हमें एग्जाम्स में पास करना है। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है ICAI के दुनिया में, और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेस, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर मतलब एकदम फेलियर करने वाले बच्चे, कई अटेम्प्ट देने वाले बच्चे आज एकदम बुलंदियों पे जा कर के बैठे हुए हैं। तो आपको फेलियर मैटर नहीं करता है कि आपने इस बार एग्ज़ाम नहीं निकाला, आगे नहीं निकाल पाओगे। आपने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था तब भी आपको ये परसेंटेज पता होता था कि CA में रिजल्ट कितने लेवल का होता है, कैसे परसेंटेज होता है, और क्या कुछ तो गलती हुआ है कहीं पे, तो कहीं ना सिचुएशनल मिस्टेक हुआ है जिसके वजह से ये नतीजा आया है सामने। तो इससे बचने का, आगे बढ़ने का रास्ता मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दुख को जाहिर मत करो। अकेले आप रहना चाहते हो, अकेले बैठना चाहते हो, आंसू बहाना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना चाहते हो, मम्मी पापा से बात करना चाहते हो, जिनके सामने बैठ के अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, अपने टीचर से मिलो, जो भी बातें हैं कि हमने कहाँ पर गलती किया, हमारा क्या गलती हो रहा है, किस सिचुएशन, इस परिस्थितियों से, इस सिचुएशन से हमें निकलना कैसे है, ये बात आपको करना पड़ेगा। और ये सिचुएशन जो बना है आपके सामने, चाहे आप फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फाइनल लेवल पे हो, तो आपको सबसे पहले इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके 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 सर, ठीक है। और यहाँ पे आपको अब अपने रिजल्ट जो आया है, देखिए रिजल्ट आया होगा तो ऐसा नहीं कि एकदम बैड परफॉर्मेंस है, कुछ बच्चों का एकदम बैड परफॉर्मेंस हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, किसी भी पेपर में नहीं पास कर पाए हैं, किसी भी पेपर में उनका 40+ भी नहीं हो पाया है, तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर उनका 2 पेपर में 50+ है, 60 नहीं आया लेकिन 50+ है, एक पेपर में उनका 40 के बिलो हो गया,
2 पेपर में 40 के बिलो हो गया। मतलब मैं इंटरमीडिएट लेवल के और फाइनल लेवल के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एक ग्रुप उन लोगों ने दिया है तो, और फाउंडेशन दिया तो उसमें भी हो जाता है कि 3 पेपर अच्छा गया, 1 पेपर खराब चला गया। 3 में हमारा 50 प्लस है, 40 प्लस है, 48 है, 49 है, फिर भी हम अपना एग्जाम्स नहीं निकाल पाए। पूरा इन टोटल में हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया। तो आपको पहले अपने रिजल्ट का एनालिसिस करना होगा कि आपका रिजल्ट कैसा आया है, आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। क्या आप अपने इतना मार्क्स आपका अभी है कि जस्ट कमिंग जो अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट में आप बैठने के लायक हो? क्या कमिंग अटेम्प्ट में बैठ जाना चाहिए, या फिर हमें एक अटेम्प्ट रुक करके फिर अपना अटेम्प्ट देना चाहिए? इस मार्क्स के ऊपर आपको आगे की एनालिसिस करनी है। और एनालिसिस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी क्या क्या गलती हुई थी। गलती कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज रहा होगा जिसके वजह से ये नतीजा सामने है। तो पहले उस बात को ध्यान करना है कि हमने क्या गलती किया था। हमने क्या अपने पूरे क्लासेस नहीं किए थे? हमने अपने ट्यूशन लिए थे, पूरा क्लासेस नहीं किए थे, क्लासेस जाते थे या क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में कर रहे थे, तो क्या हमने पूरा अपना क्लास कंप्लीट नहीं किया? पहले इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपने क्लास नहीं कंप्लीट किया है तो इमीडिएट एक डेडलाइन बनाओ और उस डेडलाइन पे बैठ करके जो भी इनकम्प्लीट आपके क्लासेस हैं, जो भी इनकम्प्लीट चैप्टर है जिसको आपने छोड़ रखा है, जिसको आपने सही से नहीं किया है, और उसका मतलब आपने फास्ट ट्रैक कहीं से कुछ कर लिया, आपने 2-4 क्वेश्चंस कर लिया, आप इस बेसिस पे बैठ गए कि फाउंडेशन लेवल पे कि हमने तो ये तो 12 में पढ़ा था, हमने पार्टनरशिप रे बाबा, हमने तो कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर पढ़ा था, बैठ जाते हैं एग्जाम्स में लिख देंगे। ये सिचुएशन के साथ अगर आप एग्जाम्स में बैठे थे तो ये आपने गलती किया था। आपको कंप्लीट करने होंगे आपके क्लासेस। ये अगर गलती रही है तो आपने क्या सेलेक्टिव चैप्टर की स्टडी किया था? सेलेक्टेड चैप्टर कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर उठा लेते हैं, ये चैप्टर पार्टिकुलर कर लेते हैं और फिर एग्जाम्स में जा करके लिख देंगे, ये चैप्टर हमारे फेवरेबल होंगे, आएंगे एग्जाम्स में और हम कर देंगे धमाका। ऐसा आपने कुछ गलती किया है? आप देखो कुछ मैं कैटेगरीज यहाँ पर मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं उस तरह की कैटेगरीज मैंने रखा है। मैंने ये आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपने सारा कुछ गलती किया, आपने सारा मिस्टेक किया, आपने पढ़ाई नहीं किया, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या इनमें से कुछ मिस्टेक्स आपसे हो रखे हैं, तो उस मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, जब हम लोग अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कमेंट करके मेरे को बताना, गलती एक्सेप्ट करना है। मतलब अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो हाँ हमने ये गलती किया है, अब इसको सुधार के हम दिखाएंगे। ठीक है, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कमियों को फिर से रास्ता दे देते हैं आगे बढ़ने का। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा अगर कुछ कमी रह गई होगी तो। क्या आपने कोचिंग क्लासेस ही लेट ज्वाइन किया था? जब आप लेट ज्वाइन करोगे तो ख़त्म भी लेट से होगा, चाहे आप जाके ट्यूशन पढ़ते हो या फिर रिकॉर्डेड पढ़ते हो, लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ते हो, कैसे भी। क्या आपने कोचिंग लेट से स्टार्ट किया था, फिर बीच में आपने एंट्री किया था बैच के बीच में, ऐसा सिचुएशन था, तो कोचिंग आपने लेट ज्वाइन किया था। आपका रिवीजन क्या आपने कम किया था? रिवीजन मतलब जितनी बार रिवीजन करना चाहिए सिलेबस को उतना बार आपने रिवीजन किया था, या एक बार आपने लेक्चर सुना, एक बार आपने लेक्चर किया, एक बार आपने स्टडी किया, कुछ क्वेश्चंस आपने उठा के पढ़ लिया और एग्जाम्स में जाकर बैठ गए। ये अगर आपने ऐसा किया है तो इसको लो नंबर ऑफ रिवीजन बोलते हैं। और जब आप रिवीजन ज़्यादा नहीं करते हो तो ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्स में लिखने का ब्रॉड एरिया नहीं मिलता है। आपके तो मतलब उस समय आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं बचेगा दिमाग में लिख पाए एग्ज़ाम्स में जब आप रिवीजन कम करके जाते हो। या फिर आपको ये देखना है कि हमारे तो कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं, हमने लॉ में कुछ गलती कर दिया है, हमने क्या अकाउंटिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया, हमने क्या मैथ्स के पेपर में कोई गलती कर दिया है, कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमें बार बार रोक रहा है, क्या टैक्सेशन का पेपर है वो हमारा जो हमें बार बार पीछे कर दे रहा है, तो क्या हमारा डेफिशिएंसी किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में है क्या, जिसके वजह से एकदम मतलब करीब जाकर के मेरा रिजल्ट रुक जा रहा है। तो ये डेफिशिएंसी किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में है, तो उस डेफिशिएंसी को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए आपको अपने रिस्पेक्टेड टीचर से मिल करके बात करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे बात नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनको लगता है कि अब हम मैनेज कर लेंगे, पढ़ाई तो हमने सीख लिया है, ट्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने आप से मैनेज कर लेंगे सारी चीज़ें, और फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाते हैं और फिर उसके बाद से 10 तरह की बातें अपने दिमाग में भरते हैं और बाद में जाके इसका इम्पैक्ट उनका नेगेटिव रिजल्ट के फॉर्म में होता है। तो आपको इससे बचना होगा, आपको इसको ठीक करना होगा। पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई होगी तो क्या आपने थ्योरी सब्जेक्ट को राइटिंग में प्रैक्टिस किया है? नहीं सर, लिखते तो नहीं थे, पढ़ते थे, क्योंकि हमारा मेमोरी पावर बहुत शार्प है, तो हम 2-4 बार पढ़ते हैं, क्लास में लेक्चर हमने सुन रखा है, तो हमें लगता है कि हम एग्जाम्स में जा करके लिख देंगे। भारी मिस्टेक।
इसको बोलते हैं भारी मिस्टेक। आपको आपके थियरी सब्जेक्ट, आप आइदर किसी भी लेवल में पढ़ाई कर रहे हो, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक, आपको आपके थियरी सब्जेक्ट का राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% राइटिंग प्रैक्टिस करो, लेकिन जितना, अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चंस का तो राइटिंग प्रैक्टिस करो भाई। प्रैक्टिस तो लिख के करना पड़ेगा। जब आप लिखोगे ना, आपका मेमोरी में और भी चीज़ें बहुत सारा सेट हो जाएगी। आपका ब्रेन और आपका फिंगर ना कनेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा इसका एग्जाम्स हॉल में जब बैठोगे तो। यकीन मानो, एक बार लिखने का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर लिखने का प्रैक्टिस आपने नहीं किया होगा घर पे, तो क्या आपने प्रैक्टिकल पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, सम्स होते हैं, मैथ्स होते हैं, मैथ्स आप बोल दो उसको, क्वेश्चंस बोल लो, इलस्ट्रेशंस बोल लो, प्रॉब्लम्स बोल लो, क्या आपने कम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमसे प्रैक्टिस किया था? 2, 3, 4 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में करके चले जाते हैं, तो ये भी दिक्कत है। थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ऐसा कमी आपने रखा होगा तो मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ, इसमें से जो जो आपने मिस्टेक किया है इसको लिख लो। ये वीडियो के साथ साथ में लिख लो कि हम ये गलती किए थे, इस बार हम ठीक करेंगे। ये लिख डालो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद से आपने कोई मॉक टेस्ट एग्जाम लिखा था या नहीं लिखा था, आपको ये देखना है। क्योंकि मॉक टेस्ट एग्जाम्स जब आप लिखते हो, उसका इवैल्यूएशन कराते हो, और इवैल्यूएशन कराने के बाद आप देखते हो कि ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, अब हमारा जो रिमेनिंग टाइम से इसमें हमें फिर से एक बार अपना नेक्स्ट रिवीजन मारना है, जिसमें अपने इस मॉक टेस्ट में जो हमारी शॉर्टेज रह गई है, मॉक टेस्ट में हमारी जो लिमिटेशंस रह गई है, उसको हमें मेकअप करना है, ताकि हम कुछ नंबर से जो इन टोटल हमारा नहीं हो पाता, उन सारे मिस्टेक से हम बच जाए। तो आपने कभी क्या मॉक टेस्ट दिया, सीरियस होकर के दिया, या फॉर्मेलिटी के लिए दिया कि हाँ सभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम भी बैठ जाते हैं ना, पास होना नहीं होना बोलने को तो रहेगा कि हमने मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट देना मतलब आप जैसे ICAI का एग्जाम्स लिखने के लिए जाते हो ना, वैसे ही आप मॉक टेस्ट चाहे कहीं पर भी बैठ के आप लिख रहे हो, अपने से सेल्फ से आप लिख रहे हो, या किसी मतलब आपने मॉक टेस्ट कहीं से परचेज कर रखा है, जैसे भी अपने कोचिंग में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कहीं पर भी आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो, तो ICAI के एग्जाम्स को जितना आप सीरियस होकर के मॉक टेस्ट में बैठते हो, वैसे ही आपको मॉक टेस्ट में ICAI के एग्जाम्स को जितना आप सीरियस होकर बैठते हो, वैसे ही मॉक टेस्ट के एग्जाम्स में भी आपको सीरियस होकर के बैठना पड़ेगा। वैसे ही लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखना आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है या नहीं आता है। अगर ये गलती आपने किया होगा तो आपको ठीक करना पड़ेगा। ये गलती आपकी है तो ठीक आप ही को करना पड़ेगा। और अदर पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों का क्या ना, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स आगे पीछे पड़ गया, प्रॉब्लम्स, घर में कुछ फंक्शंस वगैरह आ गए, सभी लोग बोले कि चलो ये फंक्शंस अटेंड कर लो, फिर उसके बाद आकर के एग्जाम्स की तैयारी कर लेना, इस बार नहीं होगा तो अगली बार कर लेना, तो फिर आपको तो मिल गए मौके। ऐसे बहुत सारे रीजन, हेल्थ इश्यूज फैमिली मेंबर्स का, आपका हेल्थ इश्यूज, कई सारे कारण हो सकते हैं। एनी अदर पर्सनल रीजन में आप बहुत सारे कारण शामिल कर सकते हो। लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स आ जाते हैं, बहुत सारे मतलब पर्सनल रीजन आ जाते हैं, बड़े बड़े पर्सनल रीजन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जाम्स इम्पैक्ट कर जाता है। तो ये कुछ भी अगर शामिल है, ठीक है, ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये सिचुएशनल मिस्टेक है, उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये सारा जो मिस्टेक मैंने गिनाया, मैं आपके कमी को सामने नहीं रखा। आपने कुछ शॉर्टेज, कुछ लिमिटेशंस रख दिए थे क्या आपने तैयारी में इनमें से, तो आप उसको एक बार ढूंढो, सर्च करो क्या दिक्कत रह गई थी जिसकी वजह से इस बार भी हम रुक गए, या इस बार पहली बार ही हमारा था तो हम रुक गए। हमारे जैसे स्टूडेंट को तो रुकना नहीं चाहिए था। तो इसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है, और इस डिटेल एनालिसिस के बाद आपको क्या करना है, अभी अपने फिर से, ये नहीं कि आज रिजल्ट आया है तो आज रात से ही पढ़ने बैठ जाएंगे, एकदम तहलका मचा देंगे, आपको नहीं करने हैं बच्चे ऐसे। आपके पास जो ये 60 डेज का ही मैं टाइम एक बार के लिए मान लेता हूँ, 60 डेज का जो टाइम आपके पास बचेगा, 60 डेज 70 डेज व्हाट एवर बी द डेज, आपको डेली एटलीस्ट 8 घंटे की पढ़ाई मिनिमम करना है, इसके नीचे और 8 घंटे की पढ़ाई आपको विथ स्टॉप वॉच करना है। सुनने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा, विथ स्टॉप वॉच आपको ये स्टडी करना है, बिकॉज कि आपको, जैसे आप चाहते हो कि हम बैठेंगे डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन के साथ बैठेंगे, लैपटॉप के साथ बैठेंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्लास करने के साथ साथ कई सारी चीज़ों पे ध्यान जाएगा, मल्टीटास्किंग करते हुए हम अपना स्टडी कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टीटास्किंग से आपको सबसे पहले बचना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अचीवेबल टारगेट अपने लिए सेट करना है। अचीवेबल टारगेट किसको बोलते हैं, आपको एनालिसिस के बाद वीकली बेसिस पे, हर सप्ताह का
डेली बेसिस पे अचीवेबल टारगेट बनाओगे तो हो सकता है अप एंड डाउन्स हो जाए उसमें, और अप एंड डाउन्स होने के बाद क्या होता है कि कई बार हमारे दिमाग में होता है कि आज हमने सुबह ये टारगेट बनाया, आज पूरे दिन भर का कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका धीरे धीरे मोरल डाउन होने लगेगा, मन मतलब भटकने लगेगा कि और पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हम टारगेट को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो वीकली बेसिस पे अगर आप टारगेट सेट करते हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अप एंड डाउन्स करके, अगर मान लो एक दिन आपने अकाउंटिंग का समय दिया कि मेरे को 4 घंटा पढ़ना है, आपने 3 घंटा ही पढ़ाई किया, तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि आप उसको कवरेज करके निकल जाओ। तो यहाँ पे आपको एक वीकली बेसिस पे अपना एक अचीवेबल टारगेट बनाना है जिसको आप अचीव कर सको। और आप अचीव कर सको तो ये नहीं कि मैं बोल दूँ 4 घंटे का टारगेट बना ले, जा 2 घंटे पढ़ाई कर ले, ऐसे नहीं भाई। अचीव मिनिमम 8 घंटे मिनिमम, इसके नीचे तो कोई सवाल नहीं है। और ये भी 8 घंटे की पढ़ाई आपको उस सिचुएशन में करना है जब आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो। आप एकदम जो स्टडी मतलब अपने स्टडी टेबल पे जहाँ भी बैठ के आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर आपके पास आपका बुक्स होगा, आपके कॉपी होंगे, अगर बहुत इसेंशियल है कुछ क्लासेस वगैरह करने होंगे तो मोबाइल फ़ोन होंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन उस समय होंगे तो बाकी सारी चीज़ें, ये सोशल मीडिया से तो कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो जाओ भाई। ये सोशल मीडिया कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, ठीक है। तो आप अपना स्टडी के लिए इन सब चीज़ों को बीच में मत लेकर आओ, ठीक है। अपने टारगेट्स के ऊपर काम करो, वीकली बेसिस पे ये बनाओ, और एकदम डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन, बहुत सारे तरह का डिसिप्लिन है आपके इसमें, जो कि टाइम से जगना, हेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज भी अपना शामिल रखना, फिर इसके बाद अपना टाइम टू टाइम अपना स्टडी को कवर करते जाना, प्लान करते जाना। कहीं पर किसी दिन अगर मान लो आपका लग रहा है कि नहीं आज मेरा हेल्थ थोड़ा डाउन है, तो ठीक है आज मैं आराम कर लेता हूँ, आज मैं वैसे सब्जेक्ट को पढ़ लेता हूँ जो मेरा थोड़ा आसान टॉपिक लगता है उसको आज रिवीजन कर लेता हूँ, और फिर अगले दिन मैं इस नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट को टारगेट कर लूँगा। तो आप अपने हिसाब से इसको तय करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने कुछ मिस्टेक्स के लिस्ट आपके सामने रखे थे, तो उस मिस्टेक्स के लिस्ट में से अगर आपका 1 या 2 भी मैच करता है तो आप उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट करने की कोशिश कभी मत करो। दोबारा अगर आपने उस मिस्टेक्स को रिपीट कर दिया तो फिर से वैसा ही रिजल्ट का सामना हो सकता है आपका। तो प्लीज़ 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 आपको वो मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करने हैं, और इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए फिर से आपको अपना पढ़ाई को रीस्टार्ट देना है। सर छोड़ दे क्या सीए पढ़ना, बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचना है। अच्छा सर ये बता दीजिए कि अभी कौन सा ग्रुप का एग्जाम दे। दोनों ग्रुप हमने सीए इंटरमीडिएट का दिया था, एक भी ग्रुप नहीं हुआ, बहुत खराब नंबर आए हैं। हमने एक ग्रुप दिया था और फिर दूसरे ग्रुप का ट्यूशन भी स्टार्ट कर दिया है। दूसरे ग्रुप का ट्यूशन के बाद अब हमारा कंप्लीट होने वाला है, क्या हम कौन सा ग्रुप दें, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके कल परसों में डिलीवर कर दूंगा, कल में डिलीवर कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने टाइम का रिस्पेक्ट करना है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट टाइम का करना है। एक बार करके देखो, सारे चीज़ों से जो डिस्ट्रैक्टेड जितने भी आपके सामने हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने वाले फ्रेंड भी अगर आपके हैं तो उनसे अपने आप को अलग कर लो, एक बार के लिए कर डालो, ठीक है। ये स्टेप ले लो और फिर देखो आप अच्छा करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। ये सर बातें जितना आपने समझाए, बातें तो हम लोग भी सोचते हैं डेली, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का भी ये समय है बच्चों, अभी इम्प्लीमेंट करने का समय है। आप के पास ऐसा नहीं कि दिमाग की कमी है, आप कोशिश नहीं करते हो, इमोशनली जुड़े हुए हो बहुत सारे लोगों से, तो आपका पढ़ाई कहीं ना कहीं अपने स्टडीज़ को मत इम्पैक्ट होने दो, क्योंकि ये आपका टारगेट है, आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और इसी से आप आगे अपने लाइफ को लेकर के बढ़ने वाले हो। तो बिल्कुल इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। रिजल्ट अगले टर्म में चाहिए तो चाहिए, और कब कैसे बैठना है, किन बच्चों को अगले टर्म में बैठना है नहीं बैठना है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, लव यू ऑल।